my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student, आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे स्टूडेंट, सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और आज की क्लास में आपको मैं कराने वाली हूँ बहुत अच्छे क्वेश्चंस जिनका लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेंगे। सो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छे से देखो। क्वेश्चन है बॉडी मास इंडेक्स फॉर एन इंडिविजुअल हु इज 5 फीट 6 इंचेस टॉल एंड हैज अ वेट ऑफ 78 kgs। आपको बताना है कि भाई एक इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति है जिसकी जो हाइट है वो है 5 फुट 6 इंच और जिसका वजन है 78 kg। उसका BMI क्या रहेगा, उसका बॉडी मास इंडेक्स क्या रहेगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा इनजस्टिस हो जाएगा कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके ना दिखाऊं, क्योंकि BMI ऐसे समझ नहीं आएगा जब तक आप उसको कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको BMI कैलकुलेशन पहले बता देते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जहाँ कोई रटन विद्या काम नहीं आएगी, जहाँ पे कोई आंसर हमें रटा हुआ काम नहीं आएगा। यहाँ पे हमें खुद से कैलकुलेशन करके ही इस क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ेगा। सो आप लोग भी ऐसा नहीं कर सकते कि भाई मैं कहूँ आंसर लगाओ और आप एकदम लगाना शुरू कर दो, आपको पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट के BMI का फॉर्मूला, सबसे पहले याद रखिएगा, वेट इन kgs, हाइट इन मीटर स्क्वायर। सबसे पहली बात तो यहीं पे आ जाती है कि BMI का फॉर्मूला होता है, वेट होता है kg में एंड जो हाइट ली जाती है वो ली जाती है स्टूडेंट आपके मीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। ये आपका BMI का क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं इस व्यक्ति के पास वापस आ जाऊं तो इसकी क्या है स्टूडेंट, 5 फुट 6 इंच इसकी क्या है, लंबाई दी गई है। सो 5 फुट 6 इंच लंबाई को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये फुट एंड इंचेस में है, हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। सो सेंटीमीटर में जब इस हाइट को आप कन्वर्ट कर दोगे सो ये हाइट हो जाएगी 167 सेंटीमीटर। ठीक है, इस व्यक्ति की हाइट हो जाएगी सेंटीमीटर में 167 सेंटीमीटर। और अब हमें इसको क्या करना है, सेंटीमीटर से इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिएगा, यानी कि ये हो जाएगी 1.67 मीटर। ये क्या बन गई स्टूडेंट आपकी, इसको हम कहेंगे, ये हाइट बन गई हमारी कौन सी वाली स्टूडेंट, जो हमारी मीटर वाली हाइट बन गई। अब आपको पता है कि फॉर्मूले की तरफ थोड़ी सी निगाह डाल लीजिएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, मीटर स्क्वायर कहता है। सो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1.67 को मल्टीप्लाई करोगे 1.67 से, क्योंकि आपको क्या करना था स्टूडेंट, मीटर स्क्वायर करना था। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आ जाएगा आप लोगों का, 2.78 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। बट जब आपको ये मिलेगा सो बात केवल यहीं पे ही समाप्त नहीं हो जाती है। अब आप इसके वेट पे आ जाइएगा। सो अगर मैं इसके वेट की बात करती हूँ, वो कितना है स्टूडेंट, 78 kg है ना। अब जब 78 kg वेट है स्टूडेंट, तो हमें फॉर्मूला लगाना है वेट इन kgs एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। सो आप क्या करोगे, 78 डिवाइडेड बाई 2.78। ठीक है, इसके बाद आपको क्या आंसर मिलेगा, 28.57 आपको आंसर मिलेगा। बट 28.57 इसका BMI होगा, बट 28.57 आपको यहाँ ऑप्शन में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सो हम नियर बाई आंसर लगाएंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, 27.8 kg मीटर स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे बॉडी मास इंडेक्स हो जाएगा। सो इसी फॉर्मूला पे आप अपने किसी और के किसी का भी BMI निकाल सकते हो, यानी कि सबसे पहले जो फुट एंड इंचेस की हाइट है उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर मीटर में कन्वर्ट करते हैं और फिर स्टूडेंट मीटर स्क्वायर लगा के हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से
कौन सा एक एंटीऑक्सीडेंट का कार्य नहीं होता है? आपको बताना है स्टूडेंट, एक एंटीऑक्सीडेंट का कार्य क्या नहीं होता है। सो एंटीऑक्सीडेंट आप लोग सभी जानते हैं क्या होते हैं, है ना? जो आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनसे आपकी बॉडी को क्या करते हैं स्टूडेंट, फ्री रखते हैं। एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट आपकी सेल की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ है उसे रोकने का काम करते हैं, है ना? सो यहाँ पे आपको बताना है कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो कौन सा काम ऐसा है जो नहीं करते। सो जो नहीं करने वाला काम है स्टूडेंट एंटीऑक्सीडेंट का, वो कौन सा काम रहेगा? बताइए भाई एक बार, सब लोग आंसर लगाएंगे कि वो कौन सा काम है एंटीऑक्सीडेंट का स्टूडेंट जो कि वो नहीं करते, जो इन सब में से एक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? प्रिवेंटिंग प्रोटीन डिग्रेडेशन। ये ध्यान रखिएगा भाई, इनका प्रोटीन के क्षरण को रोकने से कोई मतलब नहीं है। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका एंटीऑक्सीडेंट है उसका प्रोटीन के क्षरण को रोकने से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, विच वाइटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फॉर्म नॉन डाइटरी सोर्सेस। आपको बताना है गैर आहार स्रोतों से शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित किया जा सकता है, यानी कि विच वाइटामिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी फ्रॉम नॉन डाइटरी सोर्सेस। क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? भाई ऐसा एक विटामिन जिसे आप गैर डाइटरी सोर्सेस से भी ले सकते हो, वो आपका कौन सा विटामिन कहलाएगा? क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर स्टूडेंट? विटामिन डी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे विटामिन डी। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन। आपको बताना है कि अमीनो एसिड के लिए पहचान स्थल कहाँ पे मौजूद होता है, बताइएगा। रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन, आपको बताना है कि आपका जो अमीनो एसिड की पहचान के लिए एक स्थल केंद्र होता है वो इनमें से किस में मौजूद होता है, बताइए। ये क्वेश्चन आपका न्यूट्रिशनल बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। आप बताएंगे कि भाई अमीनो एसिड को अगर हम स्ट्रक्चर में पहचानने की कोशिश करेंगे डीएनए या आरएनए वाले, सो वो कहाँ पे मौजूद होगा, उसकी पहचान जो है वो कौन कराता है, उसकी पहचान का जो स्थल है वो कौन होता है, ये आपको बताना है। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? भाई सब लोगों को आंसर देना है। एंड यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देखोगे सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या क्रिएट होगा स्टूडेंट? टी आर एन ए। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? टी आर एन ए। अब आर एन ए के बारे में आप सब लोग जानते हो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना? बट ये टी यहाँ पे क्यों लगाया गया है भाई? ट्रांसफर के लिए लगाया गया है। ध्यान से देख लीजिएगा, जो ये टी यहाँ पे लगाया गया है ये ट्रांसफर के लिए लगाया गया है स्टूडेंट। सो ट्रांसफर आरएनए जो होता है, ये होते क्या है, ये आरएनए के ना स्टूडेंट एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर मैं बताऊं आपको, सो ये आरएनए की क्या होते हैं स्टूडेंट? जो स्मॉल मॉलिक्यूल आरएनए होता है ना, ये वो होते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा, इनका काम ये होता है कि ये प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करते हैं। यही आपका ये क्वेश्चन है कि रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन टीआरएनए, क्योंकि टीआरएनए का काम क्या होता है, ये स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं स्टूडेंट, प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन को संश्लेषित करने में मदद करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, ऑक्सालोसेटेट एंड फॉस्फेनॉल पाइरुवेट पीईवी में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है, ऑक्सालोसेटेट एंड फॉस्फोनोल पाइरुवेट पीईवी में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? आपकी यहाँ पे दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है स्टूडेंट, ऑक्सालोसेटेट, एंड दूसरी है फॉस्फेनोल। इन दोनों को बताना है कि भाई इसका जो रूपांतरण है वो इसमें किसके द्वारा होता है। एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है।
इसका कन्वर्जन इसमें अगर मैं करूं तो किसके द्वारा होगा? ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से आपको एक आंसर चुनना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक बात कि ये भी नेचर में एक एसिड होता है और ये भी नेचर में एक एसिड होता है। आप लोग जानते भी हैं कि पायरुवेट को पायरुविक एसिड के नाम से भी जाना जाता है ना? जो पायरुवेट होता है उसको हम किस नाम से भी जानते हैं? पायरुविक एसिड के नाम से भी जानते हैं। सो भाई इन दोनों का जो आपस में कन्वर्जन होता है किसके द्वारा होता है, यही आपका क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और समझ लो अच्छे से, ये पूरा जो क्वेश्चन है ना, ये किससे रिलेटेड है स्टूडेंट? ये पूरा क्वेश्चन आपका रिलेटेड है आपके कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा क्वेश्चन किससे संबंधित है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म, यानी कि चयापचय से संबंधित है कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है ना? एंड आपका जब कन्वर्जन होता है ना आपका स्टूडेंट, ये फर्स्ट वाले कंपोनेंट का जब सेकंड वाले कंपोनेंट में कन्वर्जन होता है तो ये साथ में क्या और प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट? ये साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करता है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि आपका जो ये आपको लग रहा होगा कि मैम ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, कैसे आया है, तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा स्टूडेंट जिसको हम किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इस शब्द को याद रखिएगा, ये एक शब्द है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का एक तरीका है, एक उसका एक पाथवे है। पाथवे मतलब एक चार्ट जो ये बताता है कि भाई कैसे कैसे आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है। सो उसका एक पाथवे चार्ट होता है स्टूडेंट, उसी की आपकी ये विधि से ये क्वेश्चन आया है ग्लूकोनियोजेनेसिस से। एंड यहाँ पे आपको एक बात और बता दूं कि जितने नाम यहाँ पे दिए गए हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट क्या हैं? एंजाइम के नाम हैं। सब में देखो क्या लिखा है? लेज, नेज, लेज, नेज, है ना? और मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पे लेज और नेज की साउंड आती है वो सब एंजाइम होते हैं। ये मैं आपको अपनी क्लास में पहले ही बता चुकी हूँ कि जहाँ जहाँ पे आपको नेज और लेज की साउंड आती है वो सारे के सारे क्या होते हैं स्टूडेंट? एंजाइम होते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? पीईपी कार्बोक्सीनेज, है ना? ये ध्यान नाम याद रखिएगा स्टूडेंट, पीसी क्या लगेगा आपका यहाँ पे सही आंसर? ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस आंसर को याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज। ये आपका क्या होता है स्टूडेंट? एक एंजाइम होता है। ओके, जो ये कार्बोक्सीकाइनेज एंजाइम है यही इसका कन्वर्जन करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। एंड आपकी जो ये मैंने यहाँ पर आपको एक टर्म बताया है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसको मैंने कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म की एक विधि बताई है। ये ऐसी विधि होती है स्टूडेंट, इस विधि में कुछ पदार्थ बनते हैं और वो पदार्थ कौन से होते हैं स्टूडेंट वो मैं आपको बता देती हूँ। इस विधि में ग्लूकोज जनरेट होती है, ग्लिसरॉल जनरेट होता है, लैक्टेट जनरेट होती है, पायरुवेट जनरेट होता है और थोड़े बहुत अमीनो एसिड भी जनरेट होते हैं। ओके, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि भाई ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो किसकी अपोजिट साइकिल होती है, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है। सो इसका जो जस्ट अपोजिट होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है। ये दोनों नाम याद कर लीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, द परसेंटेज ऑफ फैट प्रेजेंट इन हैवी क्रीम। आपको बताना है कि भारी क्रीम में मौजूद वसा का प्रतिशत कितना होता है। जो हैवी क्रीम होती है स्टूडेंट उसमें कितना परसेंट आपका फैट कंटेंट होता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। सो मुझे बताइएगा कि जो एक हैवी क्रीम होती है स्टूडेंट उसमें कितने परसेंट फैट कंटेंट पाया जाता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। मुझे जल्दी से बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा।
भारी क्रीम में जो मौजूदा वसा का आपका वसा का जो प्रतिशत होता है स्टूडेंट, कितना होता है आपका? 40 से 60% होता है। क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन कर लीजिएगा, 40 से 60% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आपको बताना है जो आपका ट्रेस मिनरल नहीं है। अब देखो एक बात समझ जाओ, ये सारे के सारे ना मिनरल हैं, चाहे मैं कॉपर की बात कर लूँ, सल्फर की बात कर लूँ, बोरोन की बात कर लूँ, मैग्नीज की बात कर लूँ, सब मिनरल हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रेस मिनरल नहीं है। तो नहीं वाला आपको चुनना है, क्योंकि आप जानते हो कि मिनरल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मेजर मिनरल, एक होते हैं ट्रेस मिनरल। सो यहाँ पे आपको वही बताना है कि जो ट्रेस मिनरल नहीं है वो कौन सा है, ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, आप इन सब से भली भांति परिचित हो, केवल इस एक को छोड़ के। इसके बारे में आपको मैं परिचित करा देती हूँ इस एक मिनरल से, बट पहले आपको क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सल्फर। ओके, जो सल्फर है वो आपका एक मैक्रो मिनरल होता है, माइक्रो मिनरल नहीं होता। बट ये बोरोन क्या है? अगर इस बोरोन के बारे में अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट, ये आपका एक तरीके का ट्रेस मिनरल होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ट्रेस मिनरल होता है। प्लस मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसके डाइटरी सोर्सेस क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट ये आपको मिल जाएगा कॉफी में, ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट मिल्क में, ये आपको मिल जाएगा एप्पल में, ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट ड्राइड बीन्स में, ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट पोटैटोज में। ओके, इन सब चीज़ों में आपको ये अवेलेबल हो जाता है, ठीक है ना। यानी कि किन किन चीज़ों में मिलता है? फलियों में मिलता है स्टूडेंट, है ना, आलू में मिलता है, प्लस सेब में मिलता है, दूध में मिलता है, एंड कॉफी में मिलता है। इतना ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, मूली की तीखी गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है? आपको बताना है कि भाई इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके वजह से जो मूली में एक अजीब सा टेस्ट आता है ना, एक तेजपना होता है मूली के अंदर, वो किसकी वजह से आता है? वो आपको बताना है कि जो एक तीखी वाली गंध होती है मूली के अंदर, एक अजीब सी खुशबू, वो किसकी वजह से आती है? बताइएगा। क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट, कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मूली में एक तीक्ष्ण गंध होती है, एक तेज स्मेल होती है, ये आप लोगों को बताना है। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। अच्छा, आपको एक बात बता देती हूँ स्टूडेंट कि जो ये मूली है ना, मूली के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, या चलो पहले मैं आपके क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात कर लेती हूँ। जो क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आइसोथियोसाइनेट। नाम याद कर लीजिएगा, आइसोथियोसाइनेट। अब ये स्टूडेंट जो आपका ये पदार्थ है, ये एक तरीके का ना एक नेचुरल, आप समझ लीजिए कंपोनेंट कह लीजिए, एक नेचुरली अकरिंग एक कोई मान लीजिए तत्व कह लीजिए, जो कि आपका बहुत थोड़ी मात्रा में किस में पाया जाता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके। और ये कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? जो आपकी क्यूर्सीफेरस वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे शलजम हुआ, जैसे मूली हुई, इनमें ये पाया जाता है। और इसी की वजह से स्टूडेंट इसमें क्या होती है? एक तेज गंध होती है। तो याद रखिएगा, जो आइसोथियोसाइनेट है, इसकी वजह से चाहे शलजम क्यों ना हो, चाहे मूली क्यों ना हो, इनमें एक अजीब सी स्मेल होती है, तेज गंध होती है। और ये एक तरीके के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, क्यूर्सीफेरस वेजिटेबल्स में ये ज़्यादातर मौजूद रहते हैं। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स, टिपिकल अरोमा ऑफ बटर इज ड्यू टू। आपको बताना है कि भाई जो बटर में एक तेज अरोमा होती है स्टूडेंट, वो किसकी वजह से होती है? ओके, आपका ये क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हुआ है, ये दोनों बार इंग्लिश में लिखा गया है। तो चलिए आपको मैं ही बता देती हूँ कि क्वेश्चन का मतलब क्या निकल रहा है हिंदी में, कि जो आपका जो बटर है स्टूडेंट, जो मक्खन है, मक्खन में जो एक क्या होती है? तीक्ष्ण
एक खुशबू कह लीजिए, अरोमा कह लीजिए, गंध कह लीजिए, है ना, जो आपकी उसमें मौजूद होती है वो किसकी वजह से मौजूद होती है। तो आप इसे यहाँ पे समझ सकते हो कि जो मक्खन होता है उसमें क्या होती है स्टूडेंट, एक जो तीक्ष्ण गंध होती है किसकी वजह से मौजूद होती है ना। ये आप लोगों का क्वेश्चन है। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। आपको बताना है स्टूडेंट, जो मक्खन में तीक्ष्ण गंध होती है, एक टिपिकल अरोमा होती है, वो किसकी वजह से जनरेट होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पे बताओ भाई। जो मक्खन में स्टूडेंट एक तीक्ष्ण गंध होती है वो आपकी डाई एसिटाइल कंपाउंड की वजह से होती है। ओके, किसकी वजह से होती है स्टूडेंट, डाई एसिटाइल कंपाउंड की वजह से होती है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा, जूस बॉक्स के संरक्षण की तकनीक का एक उदाहरण होगा। भाई आप मार्केट में ना जूस के पैकेट अवेलेबल होते हैं, टेट्रा पैक होते हैं वो, है ना। सो उसकी जो पैकेजिंग है वो इनमें से किस तरीके की पैकेजिंग का एग्जाम्पल होगी, ये आपको बताना है। मार्केट में आपको पता है जूस के अलग अलग बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं जिनको हम टेट्रा पैक कहते हैं, है ना। सो जो वो टेट्रा पैक होते हैं जूस के, उसकी पैकेजिंग किस प्रकार की पैकेजिंग होती है ये आपको बताना है। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। सब लोग आंसर लगाएंगे स्टूडेंट्स और बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सो देखो, जो जूस बॉक्स होता है स्टूडेंट, उसके जो संरक्षण की तकनीक होती है वो कौन सी तकनीक होती है स्टूडेंट, एसेप्टिक तकनीक होती है। ध्यान से देख लीजिएगा, वो कौन सी तकनीक होती है स्टूडेंट, एसेप्टिक टेक्निक होती है, यानी कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप जिस फूड प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, पैक कर रहे हो, वो भी स्टरलाइज किया जाता है पहले, यानी कि प्री स्टरलाइज फूड होता है, प्लस आपका जो कंटेनर है, जो आपका टेट्रा पैक है, वो भी स्टरलाइज होता है। यानी कि फूड को भी प्री स्टरलाइज किया जाता है और कंटेनर को भी पहले ही प्री स्टरलाइज किया जाता है, यानी कि दोनों चीज़ें स्टरलाइज फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखो, कीटोएसिडोसिस अक्सर किस श्रेणी के रोगों में पाया जाता है। आपको बताना है जो समस्या है किस चीज की, कीटोएसिडोसिस की, ये आखिर किस पेशेंट में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती है, ये आपका क्वेश्चन है। सो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। जो प्रॉब्लम है कीटोएसिडोसिस वाली, वो ज़्यादातर किन लोगों में देखने के लिए मिलती है, ये आपको बताना है स्टूडेंट। सो क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको मैं पहले ये बता देती हूँ कि आखिर ये कीटोएसिडोसिस होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो कीटोएसिडोसिस होता है ना, ये एक तरीके का प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है वो समझ लीजिएगा। जब आपकी बॉडी में ना, चाहे आपका ब्लड का सीरम हो, चाहे आपका यूरिन हो, जब इनमें कीटोन बॉडीज ज़्यादा बनने लग जाते हैं, ज़्यादा आपके ब्लड में हो जाते हैं, आपके यूरिन से बाहर निकलने लगते हैं, यानी कि कीटोन बॉडीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ, है ना। जो आपकी कीटोन बॉडीज़ हैं, आपके सीरम में उनका लेवल ज़्यादा हो जाए, आपके यूरिन से वो ज़्यादा बाहर निकलने लगे, वो कंडीशन कीटोएसिडोसिस कहलाती है। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो कीटोन बॉडीज होते हैं ये किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट, लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कीटोएसिडोसिस जो हो रहा है वो कीटोन बॉडीज की वजह से हो रहा है, और कीटोन बॉडीज को कौन जनरेट करता है स्टूडेंट, लीवर जनरेट करता है। ओके, एंड ये समस्या जो कॉमन है जिसमें देखी जाती है, वो बीमारी कौन सी है स्टूडेंट, डायबिटीज है। ओके, मधुमेह है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आहार लिपिड को भंडारण के लिए वसा ऊतक में ले जाता है। बताओ भाई, क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आहार लिपिड को भंडारण के लिए वसा ऊतक में ले जाता है। भाई बात चल रही है एक यौगिक की। यौगिक का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे बहुत सारी चीजें मर्ज हुई हैं तब एक नई चीज का निर्माण हुआ है, वो यौगिक है ना। एंड जो आहार का लिपिड है वो उसको स्टोरेज के लिए लेके जा रहा है फैट सेल में या फैटी टिश्यूज में। समझ लो अच्छे से, यौगिक मतलब जब मल्टीपल चीजों को प्लस किया गया हो, है ना।
एंड वो जो आपने डाइट में लिपिड लिया है वो उसको स्टोरेज के लिए लेके जा रहा है, भंडारण के लिए लेके जा रहा है आपके फैट सेल में या फिर आपके फैटी टिश्यूज में, है ना। वो इनमें से कौन सी चीज है? काइलोमाइक्रोन, कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन और परिधीय प्रोटीन। बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबको आंसर देना है स्टूडेंट एंड बताएंगे मुझे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताओ भाई जल्दी से, सब लोगों को आंसर देना। देखो पहली बात तो ये है, सो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर ना दे। सब लोग रिप्लाई करेंगे, सब लोग आंसर देंगे एंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? देखो जैसे ही ना क्वेश्चन में बात आ रही है कंपाउंड की यानी कि यौगिक की, आंसर लगा देना है काइलोमाइक्रॉन्स। ये समझ जाओ आंसर क्या लगाना है स्टूडेंट, आंसर लगाना है काइलोमाइक्रॉन्स। एंड ये काइलोमाइक्रॉन्स होते क्या है ये भी आपको बता देती हूँ। ये स्टूडेंट आपके कहते हैं ना लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। आपने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में सुना है ना स्टूडेंट? जो आपका, अगर मैं बात करती हूँ, एक होता है HDL, एक होता है LDL। सो आपके काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं? एक तरीके के LDL होते हैं, बट ये अल्ट्रा लो डेंसिटी वाले होते हैं। ओके ध्यान से देखिएगा, ये कैसे वाले होते हैं स्टूडेंट? ये लो डेंसिटी तो है बट ये अल्ट्रा लो डेंसिटी वाले होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? अल्ट्रा लो डेंसिटी वाले लिपोप्रोटीन होते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बात बताई है आपको कि ये यौगिक है। अब यौगिक है तो काफी सारी चीजों से मिलके बनेगा। सो किन चीजों से मिलके बनता है वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ट्राइग्लिसराइड प्लस फॉस्फोलिपिड्स प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस प्रोटीन। इन सारी चीजों को जब प्लस कर दिया जाता है तो क्या बनता है स्टूडेंट? काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं, इसलिए इसे यौगिक कहा जाता है। ओके जी, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। विटामिन डी का अग्रदूत क्या होता है? आपको बताना है कि प्रिक्सर ऑफ विटामिन डी क्या होता है। बता दो भाई, सबको बताना है कि विटामिन डी का प्रिक्सर क्या होता है। बताइए प्रिक्सर क्या होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो बताओ भाई जल्दी से, जो विटामिन डी का प्रिक्सर है वो कौन होगा? यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? बता दो क्या होगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? विटामिन डी का जो अग्रदूत है, जो प्रिक्सर है, वो कौन बनेगा यहाँ पे स्टूडेंट? 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल। नाम याद कर लीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा, क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट्स, सहानुभूतिपूर्ण उत्तेजना क्या करती है? बताइए भाई। सेल्यूलर चयापचय को बढ़ा देती है, सेल्यूलर चयापचय को घटा देती है, सेल्यूलर चयापचय पर कोई प्रभाव नहीं डालती, या फिर शरीर के तापमान को कम कर देती है। अब आप ये समझोगे कि मैम ये सिंपैथेटिक जो स्टिमुलेशन है ये होता क्या है, तो ये भी आपको समझा देती हूँ स्टूडेंट कि कुछ ऐसी सिचुएशन आती है ना हमारे सामने कि हमारी हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है, दिल जोर से धड़कने लग जाता है, बॉडी एकदम से गर्म हो जाती है, हाथ पैर फड़फड़ाने लग जाते हैं। वो कंडीशन आपकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है। ओके और ये किससे कनेक्टेड होती हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये किससे कनेक्टेड होंगी? जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये उससे कनेक्टेड होती हैं। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा स्टूडेंट? क्वेश्चन का आंसर बनेगा सेल्यूलर चयापचय को बढ़ा देती हैं। जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो आपके सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, यानी कि कोशिकाओं के अंदर होने वाले चयापचय को बढ़ा देता है। ओके जी चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन चयापचय की आधारभूत अवस्था को नियंत्रित करता है? भाई क्वेश्चन को इतना डिफिकल्ट फॉर्म में समझने की जरूरत नहीं है, सिंपलर फॉर्म में मैं बता देती हूँ
कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी के बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को प्रभावित करेगा। बस इतना समझ जाओ कि इनमें से कौन सा वो वाला हार्मोन है जो आपकी बॉडी में बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करेगा, जिसकी वजह से आपका वजन कम या ज़्यादा होगा, इस चीज़ पे ये प्रभाव डालेगा। बताओ भाई, ऐसा कौन सा हार्मोन है इन सभी में से? यही आपको बताना है कि वो कौन सा हार्मोन है स्टूडेंट। ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉक्सिन हार्मोन। कहाँ से सिक्रीट होता है? थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और ये वो हार्मोन है स्टूडेंट जिसकी वजह से आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि बीएमआर प्रभावित होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन है एंट्रोपी का अर्थ क्या है? भाई ये यूजीसी नेट फेवरेट क्वेश्चन है, आपको पता है। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका यूजीसी नेट का। एंट्रोपी का अर्थ क्या होता है? एंट्रोपी क्या होती है स्टूडेंट, ये समझ जाओ, या एंट्रोपी का अर्थ क्या होता है ये समझ जाओ, यही आपका क्वेश्चन है। ऑप्शंस दिए गए हैं, मुक्त ऊर्जा में कमी, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि, एक तरीके का विकार, एंड एंथैल्पी। बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। भाई अब आपको ना यहाँ पे एक बात पहले मैं समझा देती हूँ कि जो ये एंट्रोपी है इसका मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है स्टूडेंट कि जब आपके पास कार्य को करने के लिए ऊर्जा उपलब्ध ना हो, समझ रहे हो ना, यानी कि एनर्जी अनअवेलेबल टू डू वर्क, यानी कि आपके पास किसी काम को करने के लिए जब ऊर्जा की मात्रा उपलब्ध नहीं होती, वो आपकी क्या कहलाती है? एंट्रोपी कहलाती है। और ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है। इतना ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये क्या होता है? एक तरीके का डिसऑर्डर होता है, एक तरीके का विकार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या दिया गया है। महत्वपूर्ण स्वाद बढ़ाने वाला कौन सा है? इनमें से क्या ऐसी चीज है स्टूडेंट जिसको हम एज ए फ्लेवर इन्हेंसर इस्तेमाल करते हैं, ये आपको बताना है। सो मुझे बताइए कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। इनमें से क्या ऐसी चीज है स्टूडेंट जो कि फ्लेवर इन्हेंसर के रूप में इस्तेमाल की जाती है, जिसका इस्तेमाल आप स्वाद को बढ़ाने के लिए करते हो? क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर, बता दो भाई। एंड बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी एक है ना। सो बताइए स्टूडेंट, जो महत्वपूर्ण स्वाद बढ़ाने वाला है वो इनमें से कौन है जो स्वाद को बढ़ाने का काम करता है, यही आपको बताना है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपके स्वाद को बढ़ाने वाला है स्टूडेंट वो होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, है ना, जिसे अजीनोमोटो के नाम से भी जाना जाता है, जो आपकी टेस्ट बर्ड को अफेक्ट करता है, आपको किसी चीज को खाने का बार बार मन करता है ना। फ्लेवर इन्हेंसर होता है एक तरीके का। ओके, इसका यूज काफी बंद कर दिया गया है अब, पर फिर भी कुछ लोग इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। क्रिस्टल जैसा होता है, छोटा छोटा नमक के जैसा। ओके, ज्यादातर जो ठेलों पे चाउमीन मिलती है ना, वहां पे बहुत ज्यादा यूज होता है। जो रोड साइड आपको स्ट्रीट फूड दिखेगा चाइनीज वाला, उनमें ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। माइलियार्ड अभिक्रियाओं के बीच अभिक्रिया के कारण रंग देता है। भाई क्वेश्चन किससे संबंधित है? मिलियार्ड रिएक्शन से संबंधित है। आपको बताना है कि जो मिलियार्ड रिएक्शन होती है उसमें जो बीच में अभिक्रिया होती है जिसकी वजह से एक रंग डेवलप होता है, वो अभिक्रिया किसके बीच में डेवलप होती है? यानी कि जो मिलियार्ड रिएक्शन होती है उसमें वो कौन से न्यूट्रिएंट हैं जिनमें रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ब्राउन कलर डेवलप होता है? ये तो आप जानते हो ना, जो कलर डेवलप होता है वो कौन सा कलर होता है स्टूडेंट? ब्राउन कलर होता है। यही आपको बताना है। सो मुझे बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताओ भाई, क्वेश्चन का आंसर बताओ यहाँ पे क्या बनेगा। जो मिलियार्ड रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ब्राउन कलर डेवलप होता है, वो रिएक्शन स्टूडेंट किसके बीच में होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे? अमीनो एसिड और शर्करा के बीच में होती है ना। क्या होता है स्टूडेंट?
जो आपकी अमीनो एसिड होती है और जो आपकी रिड्यूसिंग शुगर होती है, उसके बीच में ही क्या होती है, आपकी मिलियार्ड रिएक्शन होती है। इतना ध्यान रखेंगे, ये मिलियार्ड रिएक्शन आपकी अमीनो एसिड और आपकी रिड्यूसिंग शुगर के बीच में होती है। ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनियम के कारण होने वाला बॉटुलिज्म प्रभावित करता है। भाई देखो एक चीज समझ जाओ, क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म है एक बैक्टीरिया, ये है एक हार्मफुल बैक्टीरिया जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इसकी वजह से बॉटुलिज्म नाम की बीमारी होती है। ये डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों को प्रभावित करता है। जब आप उन्हें खाते हैं तो आपके शरीर में बॉटुलिज्म नाम की बीमारी हो जाती है। अब ये बॉटुलिज्म बीमारी जो है वो किस चीज़ को प्रभावित करेगी, या जो आपको बॉटुलिज्म दिख रहा है उससे क्या चीज़ अफेक्ट होगी, क्या चीज़ प्रभावित होगी, यही आपका क्वेश्चन है। बताइएगा क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। सब लोग आंसर देंगे। दिल की धड़कन बढ़ती है, या फिर मान लीजिए आपका जो लिवर है उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत होती है। आप इसको समझ सकते हैं, जो लिवर है उसके कार्यों में दिक्कत होती है, कार्य प्रभावित होते हैं। या फिर न्यूरोमस्कुलर जो आपका क्या है स्टूडेंट, फंक्शन है ना, न्यूरोमस्कुलर जो फंक्शन है वो प्रभावित होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आप इसको जंक्शन नहीं, आप इसको फंक्शन समझ सकते हो, है ना। सो आपके जो न्यूरोमस्कुलर फंक्शन है, न्यूरोमस्कुलर समझ रहे हो, आपके न्यूरॉन और आपकी मसल्स का फंक्शन, यानी कि आपकी जो क्या है मसल्स और आपका जो ब्रेन है उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रभावित होता है। या फिर आपका स्प्लीन प्रभावित होता है, पीलीहा प्रभावित होता है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब लोग आंसर देंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस बॉटुलिज्म बीमारी की वजह से आपके न्यूरोमस्कुलर फंक्शन बिगड़ जाते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है, यानी कि जो आपका ब्रेन है प्लस आपकी मसल्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, है ना, आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है स्टूडेंट, मानव में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। बताइए कहाँ पे होती है, आपको बताना है। जो मानव में पाचन की प्रक्रिया है वो कहाँ पे पूर्ण होती है, ये आप बताएंगे मुझे। सो बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। मानव में पाचन की प्रक्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है स्टूडेंट। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड इन, कहाँ पे कंप्लीट होता है ह्यूमन में फूड का पूरा डाइजेशन कहाँ हो जाता है स्टूडेंट, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन। यही आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है फ्रक्टोज 2,6 डाइफॉस्फेट, जिसे बिसफॉस्फेट का भी एक नाम जाना जाता है, उसका शक्तिशाली नियामक कौन होता है। बताइए भाई, आपको बताना है स्टूडेंट, जो फ्रक्टोज 2 है 6 डाइफॉस्फेट का एक शक्तिशाली नियामक कौन है, यानी कि इसका रेगुलेटर कौन है। बताइएगा, बताओ भाई जल्दी से, आपका फ्रक्टोज 2 और 6 डाइफॉस्फेट का जो रेगुलेटर है वो कौन होता है। अगेन ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से पूछा गया है। ठीक है जी, बता दीजिएगा। फ्रक्टोज 2 6 डाइफॉस्फेट एक शक्तिशाली नियामक है स्टूडेंट, जो कि आपका इसका जो नियामक है वो है कौन। अब अगेन मैं आपको बता दूं कि जो नियामक होते हैं ना, जो रेगुलेटर होते हैं, वो ज़्यादातर कौन होते हैं, एंजाइम होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो नियामक होते हैं, जो रेगुलेटर होते हैं, वो ज़्यादातर एंजाइम होते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक बार ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा PAFKI। ओके, PFKI ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे मैम ये है क्या, इसका पूरा नाम भी बता दो। सो आप लिख लीजिए स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ। ये आप नाम नोट डाउन करेंगे स्टूडेंट। नाम है स्टूडेंट आप लोगों का फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये एक तरीके का एंजाइम होता है।
अगेन ये एंजाइम किस पे काम कर रहा है, फ्रक्टोज पे काम कर रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहा है। डाइजेशन भी नहीं कहूंगी, मेटाबॉलिज्म पे काम कर रहा है, ठीक है ना। आपका क्या नाम है इसका, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, नाम याद रखिएगा। ये जो पीएफए है इसकी फुल फॉर्म मैंने ये लिखी है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, बीटा कैरोटीन का रेटिनॉल में रूपांतरण कहाँ पे होता है। भाई जो ब्रेकडाउन होता है ना बीटा कैरोटीन का रेटिनॉल में, वो किस प्लेस में होता है बॉडी के, किडनी में, पैनक्रियाज में, गॉल ब्लैडर में और इंटेस्टाइन में, बता दो। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ब्रेकडाउन ऑफ बीटा कैरोटीन टू रेटिनॉल टेक प्लेस इन, कहाँ पे होता है भाई, बताइएगा एक बार जल्दी से। जो ब्रेकडाउन होता है बीटा कैरोटीन का रेटिनॉल में, वो कहाँ पे होता है, यही आपको मुझे बताना है। तो बताइए क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कहाँ पे होता है ऐसा, बता दो। अब देखो यहाँ पे ना कहीं भी आपको लीवर नहीं दिख रहा, सो क्या लगाओगे आंसर, जो विखंडन होता है स्टूडेंट, जो आपका ये ब्रेकडाउन होता है, ये इंटेस्टाइन में होता है ना। कहाँ पे होगा स्टूडेंट, इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है, ब्रेकडाउन लिखा है, कन्वर्जन लिखा है, आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं। सो यहाँ पे आपको इंटेस्टाइन आंसर लगाना होगा, है ना। 1% लीवर होता तो हम आंसर बदल सकते थे, पर अब यहाँ पे हमें आंसर लगाना है आते, यानी कि इंटेस्टाइन, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, किस रोग में रोगी को ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए। आपको बताना है स्टूडेंट, आखिर वो कौन सा रोग है जिसमें आप रोगी को सलाह देंगे कि वो ग्लूटेन रिच डाइट ना ले, बताओ भाई क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। ऐसा कौन सा रोग है स्टूडेंट जिसमें रोगी को हम ग्लूटेन मुक्त आहार खाने की सलाह देते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, लिपिडोसिस विकार एंड सियलिक रोग, बताइएगा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। सब लोग आंसर देंगे स्टूडेंट कि इनमें से कौन सी वो बीमारी है, कौन सी वो समस्या है जिसमें रोगी को हम ये सलाह देंगे कि भाई वो आपका ग्लूटेन वाला फूड कंज्यूम ना करे, बताओ क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर। ऐसी कौन सी बीमारी है स्टूडेंट जिसमें ये कहा जाता है कि वो फूड नहीं लेना चाहिए जिसमें ग्लूटेन ज़्यादा होता है। वो प्रॉब्लम होती है सियलिक डिसीज, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, वो समस्या कौन सी होती है स्टूडेंट, सियलिक डिसीज होती है, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। ये समस्या क्या होती है, सियलिक डिसीज होती है, जिसमें जो पेशेंट है स्टूडेंट वो ग्लूटेन को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, और ग्लूटेन क्या होता है, व्हीट का प्रोटीन होता है ना। सो आपका गेहूं का प्रोटीन है ग्लूटेन, और ग्लूटेन नहीं पचा पाता व्यक्ति, क्यों नहीं पचा पाता, क्योंकि उसकी बॉडी में ग्लाइडीन एंजाइम मौजूद नहीं होता, जो कि ग्लूटेन को डाइजेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, गर्भवती महिला के लिए क्रमशः फोलिक एसिड के आहार सेवन के लिए आईसीएमआर सिफारिश क्या करता है। अब यहाँ पे मैंने कहीं भी ये नहीं पूछा कि भाई कौन सा वाला डेटा आपका मांगा गया है, 20 वाला, 19 वाला, 17 वाला, 1999 वाला, 2001 वाला, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। आपको बताना है इन गिवन ऑप्शंस में से कि भाई गर्भवती महिला के लिए क्रमशः फोलिक एसिड के आहार सेवन के लिए आईसीएमआर क्या सिफारिश करता है। सो सीधे सीधे आपको प्रेग्नेंट वुमेन के लिए फोलिक एसिड की पर डे रिक्वायरमेंट बतानी है, पर डे रिक्वायरमेंट यहाँ पे बतानी है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, कि एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो फोलिक एसिड रिक्वायरमेंट पर डे सजेस्ट की है आईसीएमआर ने, वो कितनी है, ये आप बताएंगे स्टूडेंट्स। एंड क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ जल्दी से। हमेशा मैंने एक बात आपको बताई है कि एमसीक्यू का आंसर उसके गिवन ऑप्शंस के आधार पे लगाना है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 400 ग्राम पर डे, है ना। क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे, 400 ग्राम्स पर डे आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन का उत्पाद नहीं है। भाई इनमें से कौन ऐसा है जो फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट नहीं है, बताओ भाई।
इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। इनमें से कोई तो एक ऐसी चीज है स्टूडेंट जिसका फर्मेंटेशन से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है ना? आप बताओ वो कौन सी चीज है। और सारी की सारी यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, गैस है ना? ये जितनी यहाँ पे दी गई है, मिथेन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी की सारी गैस है। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी गैस है जो कि फर्मेंटेशन का उत्पाद नहीं है, जो फर्मेंटेशन के दौरान उत्पन्न नहीं होती है। वो गैस कौन सी है, आपको ये पहचानना है। एंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से। क्या बनेगा स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों का, क्या बनेगा? ऑक्सीजन। ओके, जो ऑक्सीजन है उसका फर्मेंटेशन से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, लाई जो प्रकृति में क्षार्य है, रासायनिक रूप से जाना जाता है। एक लाई स्टूडेंट आपका पदार्थ होता है ना? एक तरीके से आपका एक पदार्थ कह लीजिए जो कि नेचर में है क्षार्य, है ना? यानी कि नेचर में है स्टूडेंट ये आपका एल्केलाइन या बेस कह सकते हो। और इसका एक रासायनिक नाम है, वो रासायनिक नाम क्या होता है बताइए? क्या बनेगा क्वेश्चन का सही आंसर? बताओ भाई, क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? जो लाई है स्टूडेंट, लाई का रासायनिक नेम इनमें से क्या होता है, ये आपको बताना है। सो मुझे बताइए कि जो लाई है स्टूडेंट उसका रासायनिक नेम इनमें से क्या होगा? ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड, ये आपको बताना है स्टूडेंट कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा। बताओ भाई जल्दी से, बताओ बताओ स्टूडेंट के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? सब लोगों को आंसर देना है, मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है क्या कि आखिर ये लाई है क्या। अगर आपके सामने लाई वर्ड ऐसे दे दिया जाए तो बहुत सारे बच्चे होंगे जो इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम लाई है क्या, लाई भी तो हमें पता होना चाहिए। चलिए वो आपको बताती हूँ। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, जो लाई होती है ये आपकी क्या होती है स्टूडेंट? एक मेटल होती है। ठीक है, और ये एक ऐसी मेटल है स्टूडेंट, बेसिकली आप इसे एक मेटल मटेरियल कह सकते हो जो वाटर में हाईली सॉल्यूबल होती है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ये क्या होती है स्टूडेंट? नेचर में एक मेटल होती है, एक धातु होती है। ठीक है, आप ये मान सकते हैं, बट ये वाटर में सॉल्यूबल होती है, एक ऐसी धातु जो कि वाटर में सॉल्यूबल होती है। ओके, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन है DPPH का पूर्ण रूप क्या होता है? आपको बताना है कि जो DPPH है स्टूडेंट इसका पूरा नाम क्या होगा। अगेन आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये भी आपका एक केमिकल कंपाउंड है। ठीक है, जो DPPH है स्टूडेंट इसका पूरा नेम यहाँ पे क्या बनेगा। बट इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये DPPH है ये एक तरीके का क्या होता है स्टूडेंट? डार्क कलर का एक क्रिस्टल जैसा पाउडर होता है। क्या होता है स्टूडेंट? एक डार्क कलर का क्रिस्टल जैसा पाउडर होता है। ठीक है, जिसको हम किस में यूज करते हैं? देखिए डाइफेनाइल, है ना? सो ये एक तरीके का आप समझ सकते हो कि एक ऐसा पदार्थ है जो कि प्रोटीन से कनेक्टेड है ना? सो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि फिनाइल, है ना, आप ये वर्ड बहुत ज़्यादा फिनाइल एलेनाइन आप सुनते भी हैं। एक तरीके से अमीनो एसिड से इसको जोड़ सकते हैं, है ना? सो आपका DPPH जो है स्टूडेंट इसका पूरा नाम क्या होगा? 2,2 डाइफेनाइल 1 ट्रिक्सिल हाइड्राजाइल। एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सो ऐसे क्वेश्चन में हमें याद रखनी होती हैं चीज़ें कि बस हमें इनको पता रहे कि हमारे सामने क्या टर्म आ रहा है, कैसे हमें इसको याद करना है। आप वर्ड्स में अगर डिफरेंस देखोगे ना तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजाइल एंड इन्हीं में आपको डिफरेंस मिलेगा। इसी से आपको टर्म क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, मानव कोलोस्ट्रॉम में
भरपूर होता है, जो जीवाणुरोधी और एंटीवायरल गुणों के लिए जिम्मेदार होता है। बताइएगा, मानव कोलेस्ट्रॉम में ऐसी कौन सी चीज़ है स्टूडेंट जो कि बहुत ज़्यादा है और जिसमें एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं? बताओ, ऐसी क्या चीज़ है मानव कोलेस्ट्रॉम में? कोलेस्ट्रॉम आप जानते हैं क्या होता है? जो मनुष्य के, जो क्या होता है स्टूडेंट, आफ्टर डिलीवरी जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। तो इनमें से एक चीज़ ऐसी है जो कोलेस्ट्रॉम में होती है और वो एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखती है। वो चीज़ क्या है, ये आपको पहचानना है। सो बताइए, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? भाई सब लोग आंसर देंगे। एंड क्वेश्चन के आंसर की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? लैक्टोफेरिन। ओके, क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? लैक्टोफेरिन बनेगा स्टूडेंट। अब लैक्टोफेरिन में ये लैक्टो क्या है? मिल्क है ना, और ये फेरिन क्या है स्टूडेंट? ये एक तरीके का आयरन है, ये तो आप जानते हो, है ना। एक मिल्क है और एक आयरन है। तो स्टूडेंट लैक्टोफेरिन एक तरीके का क्या होता है? आयरन बाइंडिंग मिल्क प्रोटीन होता है, जो आयरन को बाइंड करके रखता है ना। क्या होता है स्टूडेंट? ये एक तरीके का आयरन बाइंडिंग मिल्क प्रोटीन होता है जो आयरन को बाइंड करके रखता है, प्लस इसकी वजह से आपकी बॉडी में आयरन का लेवल मेंटेन रहता है। ठीक है, चलिएगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है, चावल को हल्का उबालने से बनता है, क्या बनता है? बताओ भाई, आपको बताना है कि चावल को अगर आप हल्का उबालते हो तो चावल को हल्का उबालने से क्या बनेगा? बताइएगा। देखो यहाँ पे ना, ये तो कंफर्म है कि चावल को उबालने से रेजिस्टेंस स्टार्च बनता है। ये तो क्वेश्चन के आंसर से समझ में आ रहा होगा कि जब आप चावल को उबालोगे यानी कि परबॉइलिंग करोगे, हल्का उबालोगे, सो आपका कोई ना कोई रेजिस्टेंस स्टार्च ही बनेगा। बट रेजिस्टेंस स्टार्च है क्या, ये मैं आपको बताऊंगी और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो जब आप चावल की परबॉइलिंग करते हो स्टूडेंट, तो चावल की परबॉइलिंग करने से क्या बनता है? टाइप 3 का प्रतिरोधी स्टार्च बनता है, यानी कि रेजिस्टेंस स्टार्च बनता है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस स्टार्च का मतलब है क्या, ये शब्द आखिर है क्या, इसके बारे में आपको समझा देती हूँ स्टूडेंट। ये रेजिस्टेंस स्टार्च ना एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है स्टूडेंट जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता। समझ रहे हो ना, ये एक ऐसा आपका कार्बोहाइड्रेट है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है स्टूडेंट, बट ये आपकी इंटेस्टाइन में फर्मेंट होता रहता है। इसका आपकी इंटेस्टाइन में खमीरीकरण होता रहता है, और जो आपकी इंटेस्टाइन में ना गट हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन को हेल्दी रखते हैं, ये उनके लिए भोजन का काम करता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं आप लोगों के होमवर्क क्वेश्चन की। बट चलो कोई बात नहीं, मैं ही करा देती हूँ। आज आपका होमवर्क नहीं दे रहे आप लोगों को, आज आपके लिए फ्री डे रहेगा। सो निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से मुंह में पचता है? ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है स्टूडेंट जिसका डाइजेशन मुंह से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है? ये आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन एंड फैट। बताओ जल्दी से, क्या बनेगा क्वेश्चन का आंसर? इनमें से क्या चीज ऐसी है स्टूडेंट जिसका डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाता है? सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? भाई देखो, लार में क्या था, बताया था ना, अमाइलेज था। किस पे काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट पे काम करेगा, है ना। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज के क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अप था क्योंकि ये क्लास यूजीसी नेट के बच्चों के लिए भी थी, एमपी के पीजीटी वाले बच्चों के लिए थी, जीआईसी, आपका एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, DSSB, सब में जो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं वो आज आपको कराने की कोशिश की गई है। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, रेगुलर क्लासेस में जुड़ना ना भूलें, एंड तैयारी अच्छे से करते रहें। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।